कैसे हैं लोग? कहाँ तक पहुँच गए? ये भी मैं देखना चेक ये क्या वांट ऑफ थ्योरी ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया ना। चलो ये भी क्लियर होगा स्टार्ट स्लाइड नंबर 1। पिछली क्लास में हमने पाई इक्वल टू सीआरटी तक ये सब प्रूव कर लिया था। पाई कोऑर्डिनेट प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे बात हो गई। स्लाइड नंबर 1। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 1। अच्छा ये भी पॉइंट आप समझ गए। देखिए पाई इक्वल टू सीआरटी जो आप लिखते हैं ना, उसमें एक और बात समझ लीजिए। पाई इक्वल टू जो आप सीआरटी लिखते हैं उसमें देखिए उसमें बोला गया था पाई कोऑर्डिनेट प्रॉपर्टी, वहीं से प्रूव किया था। यहाँ बोला गया था पाई से कोऑर्डिनेट प्रॉपर्टी है, साबित होता है। कैसे साबित होता है कि पाई कोऑर्डिनेट प्रॉपर्टी है? तो आप कहेंगे पाई अगर आप बढ़ाएंगे मतलब पाई को आप बढ़ाना चाहते हैं तो सी को बढ़ाइए, और सी को बढ़ाने का मतलब ये छोटा ना बड़े को बढ़ाइए। ये लॉजिक कहाँ से आया? यहाँ से आया। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ये फॉर्मूला तभी वैलिड होता है जब सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट हो। देखिए ये वांट ऑफ थ्योरी से आया कांसेप्ट। ये कांसेप्ट आता ही कब है? और वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन से बात हो रही थी। अगर सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट होगा तो फिर उसमें आइडियल गैस बिहेवियर से मैच करने लगेगा। मामला वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वैलिड होता है। इसलिए आपको सिखाया गया था याद करिए स्टार्टिंग में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वैलिड होती है ना। क्योंकि बहुत डाइल्यूट होगा तभी वांट ऑफ थ्योरी लगेगी जो आपको बताएगी, है ना। सॉल्यूशन बिहेव करेगा किसकी तरह? आइडियल गैस की तरह। तभी ये फॉर्मूला आएगा, तभी ये कांसेप्ट आएगा ये, और इससे इसको कनेक्ट करेंगे। इसलिए पाई सी भी है किसके लिए? बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। क्लियर है? चलिए स्लाइड नंबर 2। अब यहाँ पे केस नंबर 1 समझते हैं। मान लीजिए आपके पास दो सॉल्यूशन, एक का नाम है S1 एक का नाम है S2, और अगर इसका पाई पाई 1 है और इसका पाई पाई 2 है और आपसे कहता है पाई 1 की वैल्यू पाई 2 से बड़ी है तो क्या होगा? देखिए अगर पाई 1 की वैल्यू पाई 2 से बड़ी है तो पहले वाले की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी मतलब पहले वाले का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। इसका ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर उसको बोलेंगे आप हाइपर, ये हो गया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जिसका कम आंसर आ रहा है पाई का उसको बोलेंगे आप हाइपोटोनिक। दिमाग रखने का तरीका है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा कर रहा है ना, बहुत ज्यादा वैल्यू बहुत ज्यादा कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? हाइपर। क्यों बोलते हैं? ज्यादा वाले को क्या बोलते हैं? हाइपर। कहीं कम वाले कैसे याद रखूंगा? ये कठिन प्रश्न नहीं, कहेंगे ये वाला दिमाग में सेट है तो फिर उसको कैसे याद रखूंगा? चलिए आगे बढ़ जाइए इसी बात पर, इसी सवाल के साथ आगे बढ़ जाइए। 3 नंबर पे देखिए अब बायो में एक सवाल पढ़ते हैं। If a cell is placed in a hypertonic solution, then what will happen? तीसरा पता है लेकिन बताएंगे नहीं। ये नहीं ऑप्शन है। चलिए बोल रहे हैं बायो को पढ़ते हैं आप, हम जवाब जानते हैं। हमें तो माइटोकॉन्ड्रिया आता है क्या? एक ही माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ ये चीज बनाता है वो बड़ा दूध, बाकी दूध से कोई वास्ता नहीं। तो 75% ने सही जवाब दिया। आर्यन 0 ने आर्यन दूसरे एक है, आराध्य अभी। आइए समझें। यहाँ पे देखिए मैं मान लीजिए आप एक सेल लेते हैं और इसको रख देते हैं किसमें? हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक मतलब जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। हमने मान लीजिए ऐसी सेल ली तो सेल में देखिए मेम्ब्रेन बनी होती है एसपीएम। ये मान लीजिए सेल है, इसके चारों तरफ ऐसे मेम्ब्रेन होती है। मैं पढ़ता हूँ ये कौन सी मेम्ब्रेन है? एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये एसपीएम बनी हुई है तो आपने इसको अंदर एक लिक्विड बना हुआ सेल के अंदर, इसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, इसको बोलते हैं मान लीजिए पाई 2 है C2 कंसंट्रेशन, और इसको आपने किस में रख दिया? हाइपरटोनिक में। तो हाइपरटोनिक में जब रखेंगे तो इसको कंटेनर में रख दो, कंटेनर में एक सॉल्यूशन बना हुआ और वो सॉल्यूशन कैसे बना? वो हाइपरटोनिक है। ये वाला हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक होने का मतलब है कि इसका जो पाई होगा वो ज्यादा होगा, इसका पाई 1 इसके पाई 2 से बड़ा है, तो इसका कंसंट्रेशन भी इसके कंसंट्रेशन से बड़ा होगा, C1 इसका C2 से बड़ा होगा। ठीक है, तो बताइए इस सेल का मामला चल रहा है। इस सेल को आपने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया। पूछा सेल का क्या होगा? श्रिंक हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, तो लिक्विड का फ्लो कहां से कहां होगा? दोनों तरफ होगा। देखिए फ्लो तो सॉल्वेंट का फ्लो दोनों तरफ होगा, इधर भी होगा इधर भी होगा, लेकिन जिस तरफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बड़े होंगे, यहां पे ये बड़े ग्रेडियंट, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बड़े हैं उस तरफ नेट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। इधर ग्रेडियंट देखिए बड़े, तो अगर ग्रेडियंट यहां बड़े इस तरफ नेट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। नेट फ्लो बाहर की तरफ, तो हमें नेट फ्लो से मतलब ये नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए सॉल्वेंट का फ्लो अगर बाहर की तरफ स्टार्ट हो जाएगा तो इस सेल के अंदर का जो लिक्विड है वो बाहर आ जाएगा और ये श्रिंक हो जाएगी। तो सही जवाब क्या होगा? समझिए। चलिए आगे नेक्स्ट 4 नंबर पे आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? आइसो का मतलब सिमिलर, टोनिक का मतलब जिसके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम। तो प्राइमरी कंडीशन की होती है पहली कंडीशन कि पाई 1 को पाई 2 के बराबर कर दो। अगर दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा तो फिर वो प्राइमरी कंडीशन है, आइसोटोनिक है। एक सेकेंडरी कंडीशन है सेकेंडरी कंडीशन C1 इक्वल टू C2 कर दो। इन दोनों कंडीशन को जरा समझो। प्राइमरी कंडीशन ये है, सेकेंडरी कंडीशन ये है
ठीक है, प्राइमरी तो आपको समझ में आती है, पाई 1 पाई 2 के बराबर करना होगा, तभी तो आइसोटोनिक बोलेंगे ना बेटा। सेकेंडरी कहां से आ गया, इसको कब लगाते हैं, इसको सेकेंडरी क्यों बोलते हैं, इसको चर्चा करिए। तो मान लीजिए आपसे कहता है दो सॉल्यूशन आइसोटोनिक है, एक सॉल्यूशन का नाम है S1, एक का नाम है S2, तो एक का ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया पाई 1, एक का ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया पाई 2, और दोनों को बराबर कर दो, है ना? तो दोनों को बराबर करोगे तो इसका जो CRT होगा वो इसके CRT के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखोगे C1, यहाँ पे लिखोगे C2, अलग-अलग कंसंट्रेशन, यहाँ पे T1 लिखोगे, यहाँ T2 लिखोगे, R सेम होगा, यूनिवर्सल कांस्टेंट होगा। तो बेसिकली ये प्राइमरी कंडीशन हुई, ये होगी प्राइमरी कंडीशन। अब सेकेंडरी कंडीशन कब काम करती है, जब आपको टेंपरेचर दोनों के सेम दिया जाए, अगर दोनों का टेंपरेचर क्वेश्चन में सेम लिखा जाए, if both solutions are at same temperature, तो फिर आप क्या कहेंगे, अगर सेम टेंपरेचर तो T1 T2 बढ़ जाएगा, R कट जाएगा, क्या C1 C2 हो जाएगा। तो ये सेकेंडरी कंडीशन है। आपको सेकेंडरी कंडीशन कब लगानी होती है, जब ये हो बोथ आर एट सेम टेंपरेचर, इसीलिए इसको सेकेंडरी बोलते हैं, इसको प्राइमरी बोलते हैं। तो हर सवाल में कौन सी वैलिड है, प्राइमरी। सेकेंडरी का वैलिड है जब सेम टेंपरेचर दिया हो, सवाल लगाते हैं। मिक्सी की आवाज हो रही है, कल वो तो मिक्सी की आवाज पे नाच लेते हैं, बगल वाले के मिक्सी चलती खुश जाते हैं, फिर और डांस करें। आइए देखें, ये लगा स्लाइड नंबर कौन सी है, 5 नंबर 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 12, 5% W/V सॉल्यूशन ग्लूकोज आइसोटोनिक है, ऑप्शन लगाना शुरू करो। स्टार्ट, कुछ ना कुछ पूछना होगा भाई साहब, 13 बार कॉल कर देंगे, लेकिन जब तक बताओगे तब तक पूछता रहूंगा। क्या मेरे को एक सवाल पूछा था, इसमें 13 बार कॉल कर दिया, तो इसमें सिलेक्शन कैसे हो सकता है बताइए, सामान्य ज्ञान लगाएंगे बेटा, करना था तो करना था, जिद थी मेरी आज। तो ऐसे लोग डॉक्टर बन जाते भाई साहब, सर्जरी करने के लिए कोई नहीं है, तुम्हारा मन कर रहा है सर्जरी करने, किसी को पकड़ लेते हैं, फिर लेटो तुम बा, फिर क्या हुआ, क्या सर्जरी करने मन कर रहा है, आज करूंगा जरूर, फिर कोई फिर तुम्हारी कर डालो, वो जो जिद है तो जुनून है, इस टाइप से भगवान से डरो। चलिए पोल शुरू करें क्या, कितना लगा लिया, तो पोल शुरू करना है, यस, कितना लगाने में टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है, लगा लगा लगा, टाइम लगा लगा, जिसका लगता है मुझे दिखाते हैं। चलिए स्टार्ट, RN09 आराध्य चर्चित कोमल, ठीक है, देखिए समझिए, तो अब इसमें क्या करना था आपको, दो सॉल्यूशन देखिए आपके सामने, पहली चीज तो आप सेकेंडरी कंडीशन लगाएंगे या प्राइमरी कंडीशन लगाएंगे, इस पर चर्चा कर लीजिए। यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टेंपरेचर वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब T1 की वैल्यू T2 के बराबर है, तो अगर T1 की वैल्यू T2 के बराबर है तो आप सेकेंडरी कंडीशन लगाएंगे, C1 = C2, ये पॉइंट समझ में इसको इस्तेमाल करें। अच्छा, यहाँ पे जो C1 C2 होते हैं मोलैरिटी होते हैं ना, मोलैरिटी कैपिटल M निकालना है आपको, और निकाल करके बराबर कर देना। कुल मिला के आपके पास एक सॉल्यूशन ये ग्लूकोज का पानी है और ये आइसोटोनिक है दूसरे के साथ 0.877% W/V, कोई अननोन आदमी है, अज्ञात व्यक्ति का सॉल्यूशन है, और दोनों के C1 C2 को बराबर करना है, जिससे कि अज्ञात व्यक्ति का मोलर मास निकाला। अब मोलर मास कर लेना, यहाँ पे समझ गए आप, क्वेश्चन में बहुत मासूम मोलर मास पूछा, ठीक है, ठीक है, ये लगाए साथ में। दो सॉल्यूशन है, ये वाला जो सॉल्यूशन है ये अननोन व्यक्ति का है, जो सेकंड वाला है इसमें लिख सकते हैं आप अननोन सॉल्यूट, अज्ञात आदमी है, अज्ञात आदमी के खिलाफ रिपोर्ट जाती है इस वजह से, नाम नहीं बताया इसका, फिर भीड़ मार के चलेगी इस टाइप से। तो देखिए, तो अज्ञात व्यक्तियों ने हमला किया, अब 5% W/V ग्लूकोज है, इसमें क्या चलेगा देखो, इसमें आप कहेंगे इसका मतलब बताओ, इसका मतलब बताओ क्या है, 100 ml अगर आप सॉल्यूशन लेते हैं तो 100 ml के सॉल्यूशन में 5 ग्राम ग्लूकोज, ये मतलब चलेगा, ठीक है। तो बताओ फिर हमें मोलैरिटी चाहिए तो 1000 ml का है, 1000 ml सॉल्यूशन में क्या करोगे, इनटू 10 कर दें, ठीक है, तो 1000 ml का मतलब 1 लीटर, 1 लीटर का सॉल्यूशन उसके अंदर 5 × 10 ग्राम सॉल्यूट, डिवाइड बाय कर दो इसका मोलर मास, कितना मोलर मास होता है 180, ये आ गए मोल्स किसके, ग्लूकोज के। तो बताइए जो मोल्स आ गए वही तो मोलैरिटी है, क्यों, क्योंकि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल होते हैं वही मोलैरिटी होती है, पढ़ चुके हैं। यही कंसंट्रेशन में C1 निकाला है, पहला काम डन, C1 डन। अब इसी प्रकार से C2 निकालने और दोनों को उठा करके इक्वेट कर दें, आंसर आ जाएगा। अब ये सेम करेंगे इधर बगल में कर लोगे, क्या कहोगे इसका मतलब बताओ क्या है, 100 ml के अंदर सेम काम, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर 0.877 ग्राम किसके, अज्ञात व्यक्ति है जो कि सॉल्यूट है, तो 1000 ml में क्या होगा निकालेंगे, 1000 ml में जाएंगे 10 गुना, तो 0.877 × 10 कितने ग्राम सॉल्यूट है,
बुद्धिजीवियों के दिमाग में ऐसा ख्याल आ रहा होगा कि ये आदमी 5 into 10 लिख रहा है, मैं तो सीधे 50 लिखता हूं यहाँ पे, और यहाँ पे सीधे लिखता है 8.77, आखिर में into 10 कर देगा। ये महसूस कर रहा हूं थोड़ी देर, कहीं बार-बार into 10 क्यों लिखता है? अब यहाँ मोलर मास डिवाइड कर दीजिए इसका। देखिए मोलर मास डिवाइड करने के लिए मोल्स आएंगे, ये मोल्स आ गए सॉल्यूट के। 1 लीटर में जितने मोल्स होते हैं वही मोलैरिटी होती है, तो ये कंसंट्रेशन है भाई। तो क्या बताओ ये C2 आ गया, ये आगे देखो C2 1 लीटर में जितने मोल है, और ये आ गया C1, C1 C2 दोनों बराबर कर दो। तो जैसे आप बराबर करेंगे तो ये बन जाएगा 5 into 10 upon 180 इधर से, तो इधर से आ जाएगा 0.877 into 10 upon NW, ये 10 कट जाएगा। अब यहाँ से आप आंसर निकालिए, थोड़ा गुणा करिए, NW की वैल्यू आ रही है 0.877 into 180 डिवाइड बाय 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व कौन करेगा? तुम ही करोगे, आदमी थोड़ी बुलाओ बगल से, क्या मदद के लिए आ सकते हैं। देखिए यहाँ क्या करिए, ये वाला 10 इसका मल्टीप्लाई कर लो, 8.77 बन जाएगा, चेक करो 8.77 है ना, और ये बन जाएगा 18, 18/5, 18/5 कितना होता है 3.6, हेलो ये बन गया 8.77। अब देखो एग्जैक्ट की तरफ जाना है पूरा, 5 3 15 5 36 3.6, तो देखिए ध्यान से ये करीब 9 के आसपास है, और ये 3.5 के आसपास है, तो 9 के 27 होता है, 27 थोड़ा सा बड़ा आंसर है ना, और 9 4 36 होता है, तो 36 से थोड़ा छोटा आंसर, तो 27 और 36 के बीच में कुछ 30 32 जैसा कुछ आंसर। हेलो गाइस, एग्जैक्ट सॉल्व करेंगे, नहीं मैं बहुत ईमानदार हूं, मेरी ईमानदारी पे कोई शक नहीं करेगा, पूरा निकालना है। तो ये अगर आप पूरा सॉल्व करके निकालेंगे 31.5 से, आपको लगता है कि ईमानदारी, लेकिन है ईमानदारी, बस नाम बदल गया उसका। आंसर देखिए, और मैं अप्रॉक्स निकल जाऊंगा तुरंत, है ना, मैं अप्रॉक्स करके निकल जाऊंगा, कैसे करूंगा? हमारा देखिए यही खत्म हो गया, 8.77, ये 5 3 3.5 के आसपास, तो 9 के आसपास, ये 3.5 के आसपास, ये 9 27 9 36 27 36 के बीच में आंसर होगा, एक ही आंसर 27 36 के बीच में, बाकी काट 36 से बड़ा हो नहीं सकता, 27 से छोटा हो नहीं सकता, चेक करिए। हेलो गाइस, देखिए 36 से बड़ा हो नहीं सकता, 27 से छोटा हो नहीं सकता, एक ही ऑप्शन टिक कर लीजिए, कर लेंगे ठीक है। अगर आप इतना करेंगे तो फिर से समझिए मिल गया, तुरंत आपको उठा ले जाएगा। आप कहेंगे नहीं मैंने तो into 10 भी into 10 को 50 भी लिख दिया था, मुझे क्यों ले जाएगा? आइए देखिए ये क्या कहता है, स्लाइड नंबर 8, ध्यान दीजिए, पता है वो कंसंट्रेशन बराबर करने देना, करेंगे बिल्कुल कंसंट्रेशन बराबर करेंगे। अगर दो व्यक्तियों के C1 C2 बराबर है, मतलब मोलैरिटी बराबर है, मोलैरिटी होती है 1 लीटर में जितने मोल्स होते हैं ना, यानी कि इसके C1 C2 बराबर होने का मतलब 1 लीटर का अगर मैं सॉल्यूशन लूं दोनों के मोल बराबर है, तो 1000 ml का अगर मैं सॉल्यूशन लेता हूं तो दोनों के मोल बराबर है, अगर 1000 ml में मोल बराबर है तो 100 ml में भी मोल बराबर होंगे। हेलो, अगर 1000 ml में मोल बराबर है तो 100 ml में तो मोल बराबर ही होंगे ना। तो अगर मान लो मैं 100 ml पे सवाल लगा लूं तो, अगर मैं 100 ml पे सवाल लगा लूं तो पता है 100 ml में कितने ग्राम, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, 100 ml में कितने ग्राम है, 5, इसके कितने ग्राम 0.877 ग्राम, 100 ml में इसके ग्राम लिख लो, इसके 5 ग्राम, इसके 0.877 ग्राम, इसके मोल कितने आ गए 5/180, इसके मोल कितने आ गए इतने, 100 ml में क्या मोल निकाल लिया, अगर 100 ml में मोल बराबर होंगे तो 1000 में बराबर होंगे। अब समझ में आया into 10 क्यों लिखा है, 1000 में निकालूंगा तो into 10 हो जाएगा, तो मैंने क्या किया 100 ml में मोल बराबर कर दिया। पता है किसी दो चीजों के अगर 100 ml में मोल बराबर है तो 1000 ml में मोल बराबर into 10 दोनों तरफ हो जाएगा, खत्म हो गया, इसको सॉल्व कर लो, into 10 लिखने की जरूरत ही नहीं है, खत्म, यहां से हम निकाल लीजिए, कैलकुलेशन का तरीका आपको बताया मैंने 8.77 है ना, इसका जीरोस के साथ आ जाएगा तुरंत, और ये 18/5 यानी कि 3.5 लॉग आंसर टिक करके निकाल लीजिए, कितना समझ में आएगा टोटली आंसर के 27 और 36 के बीच में आएगा, 27 36 के बीच में क्या ऑप्शन दिया भैया। चलो नेक्स्ट, अगर आपकी ईमानदारी आड़े ना है तो ऐसा करिए, हालांकि तभी करना है लेकिन जब ईमानदारी आड़े ना है, मान लीजिए आपकी ईमानदारी आपको रोक देती है कि नहीं ऐसा नहीं करना है, कितना समझ में आ गया मामला, यहां तक क्लियर, चेक करो। कुल मिला के आपको समझ में आ गई बात कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी चौथी वाली आपने पढ़ ली पूरी, और चौथी वाली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में दोनों व्यक्ति बराबर हो गए, C1 C2 कैसे और आइसोटोनिक का क्या मतलब होता है, इससे चर्चा होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आता है कि अब इसमें एक वांट ऑफ फैक्टर नाम की चीज आएगी जिंदगी। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो सब क्या था, और अब जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या अंतर है, उसमें एक कांसेप्ट आएगा वांट ऑफ फैक्टर, लेकिन उससे पहले एक दो बातें इसको कंक्लूड कर लें फिर चलते हैं वांट ऑफ, क्या बता 180 कर दें, क्या 180 कर देंगे ना, भगवान करो ये जीरो यहाँ चला 8.77 बन गया ना, डायरेक्ट बचेगा, इसीलिए कोरोना खत्म नहीं हो रहा है, क्या सोचिए। नेक्स्ट पूरी तरीके से नहीं जा रहा है, इसीलिए कंक्लूड करेंगे। देखिए पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, ठीक है, दूसरी आपने पढ़ी डेल्टा टी, फिर तीसरी आपने पढ़ी डेल्टा टी, फिर चौथी आपने पढ़ी पाई, जरा चारों के फॉर्मूले बता पड़े, ये आ गया था बहुत डायरेक्ट सॉल्यूशन पे जब लगाया था तो छोटा n अपॉन बड़ा है ना, ये वाला आ गया था kb इनटू मोलैरिटी, ये आ गया था kf इनटू मोलैरिटी, और ये वाला आ गया था crt। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिखें तो छोटा n अपॉन बड़े को आप लिख सकते हैं छोटा w अपॉन n1, बड़ा w अपॉन n2 बड़ा रहेगा, इसको लिख सकते हैं kb इनटू मोलैरिटी, मोलैरिटी की जगह लिख सकते हो छोटा w अपॉन n1, सब ग्राम में ही मान से तो अंडरस्टूड है, यहां पे यहाँ पे कंसंट्रेशन को लिखोगे क्या, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये हो गया मोल, और डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये हो गया कंसंट्रेशन इनटू आरटी। ठीक है, अब इन चारों में एक सिमिलरिटी लॉजिक चेक करेंगे, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, इन चारों की वैल्यूज को चेक करिए, चारों की वैल्यूज में एक कॉमन कांसेप्ट है, m1 देखिए सब में नीचे आ रहा है, ठीक है, सब में m1 नीचे आ रहा है, और m1 का बहुत खास रोल है, क्योंकि सवाल बदलते हैं तो बेसिकली बदलता क्या है, m1 ही बदलता है, बदलते हुए सवालों में m1 ही बदलता है, क्योंकि
कि आप बार-बार सॉल्यूट चेंज करते हैं। सॉल्यूट आप कभी ग्लूकोज लेते हैं, कभी आप सुक्रोज लेते हैं, कभी कुछ लेते हैं। तो बड़ा खिलाड़ी जो है, मेन खिलाड़ी वो यही है, एमन। ये बार-बार चेंज होगा सवाल। और नए-नए सवाल पूछेंगे। एमन कौन है भाई? मोलर मास। किसका? ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। कौन कहां से स्टार्ट हो गया? ठीक है। अब आपको समझना होगा कि ये देखिए ये चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है एमन, तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो एमन की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। 10 नंबर पे आप ऐसा कह सकते हैं कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। कौन सा सॉल्यूट भाई? नॉन वोलेटाइल। चलो, लेकिन ये कहानी आप तब लगाएंगे जब बाकी बातें सेम हो, प्रोवाइडेड ऑल अदर पैरामीटर्स। ये लिखते नहीं लोग, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा थोड़ी लगा दो भैया, तभी लगाएंगे जब बाकी के पैरामीटर सेम हो। बाकी के पैरामीटर का मतलब चेक करिए, गिवन मास सब में सेम। जैसे मान लीजिए 4 सवाल है, चारों में अलग-अलग सॉल्यूट है, लेकिन गिवन मास सेम है। सॉल्यूट का गिवन मास सेम, सॉल्वेंट का गिवन मास सेम। हां, तो सॉल्वेंट का गिवन मास, सॉल्यूट का गिवन मास, ये सब सेम होना चाहिए। सॉल्वेंट सब में सेम हो, तब फिर आप कह सकते हैं यहां आप कंपैरिजन हो सकता है कि भाई जिसकी एमन की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कम हो। लेकिन मतलब होगा जब ये सब बातें सेम हैं, अदर वेरिएबल्स जो भी हैं यहां पे, जो बाकी की वेरिएबल्स हैं वो सब कांस्टेंट हो जाए। बराबर? तो ये कहानी आप हर जगह नहीं लगा देंगे, समझ पा रहे हैं? जैसे दो जगह आप डेल्टा टी भी कंपेयर करें, दो अलग-अलग सॉल्यूट हैं, दोनों का डेल्टा टी भी कंपेयर करना है, कहां सीपी ज्यादा, कहां सीपी कम, तब ये खेल खेलेंगे जब बाकी पैरामीटर सेम। अभी सवाल लगाएंगे, समझ में आएगा। बताइए 11 नंबर का एक क्वेश्चन लिखिए, एनालिटिकल सवाल। इफ वी हैव टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ macromolecules like protein, then which qualitative property is the best one? ठीक है, पढ़ोगे? अगर आपको कैलकुलेट करना हो मोलर मास मैक्रोमोलेक्यूल, जैसे बड़े-बड़े मॉलिक्यूल होते हैं ना, उनके स्ट्रक्चर ही देखने में बहुत दिक्कत है, पता नहीं कौन कहां लगा पड़ा है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, प्रोटीन जैसा स्ट्रक्चर मान लीजिए बहुत बड़ा सा, उसमें आपको मोलर मास निकालना है नॉन व्यक्ति का, उसके लिए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होता है। तो देखिए यहाँ पे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का यूज आप समझिए यहाँ पे, तो ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी किन किन कामों में यूज होती है? अननोन व्यक्तियों का मोलर मास निकालने में। जैसे उदाहरण के तौर पे आपने प्रोटीन जैसा कोई स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स टाइप का, उसको आपने पानी में मिलाया, पानी मिलाने के बाद उस सॉल्यूशन को हीट करिए, है ना, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन निकाल लीजिए, ये निकाल लीजिए कि वो सॉल्यूशन कितने पे बॉयल होता है, तो नया बॉइलिंग पॉइंट निकलेगा, पुराना बॉइलिंग पॉइंट आपको पानी का पता ही है, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, तो डेल्टा टी निकलेगा, डेल्टा टी आप कर देंगे, केवीएम को बताइए, आपने प्रोटीन कितना मिलाया था ये तो आपको बताइए, भाई कितना मिलाया तो बताइए, 2 ग्राम 10 ग्राम ना आपके मिलाया होगा ना, कितने में मिलाया वो भी आपको पता है, 1000 आपको बताइए, तो बताइए एमन निकल आएगा, और एमन निकल आएगा तो जो अननोन आदमी था जिसका स्ट्रक्चर ही आप नहीं समझ पा रहे थे, क्या उसका भी मोलर मास हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की मदद से निकाल सकते हैं। तो ये फायदा है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ने का कि इससे आप अननोन व्यक्तियों के मोलर मास निकाल सकते हैं। अब सवाल ये है कि अगर हम किसी प्रोटीन जैसे स्ट्रक्चर का मोलर मास निकालेंगे तो कौन सी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी सबसे बढ़िया काम करेगी, मतलब सबसे बेस्ट किसे कहा जाए? अब बेस्ट किस पैरामीटर में वो आपको सोचना है, क्यों बेस्ट बोलेंगे वो आपको सोचना, चलिए बहुत शुरू करते हैं। समझ में अंधी मारेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे अंधी में, कहने में ए मारो तुम डी मारो, हम दोनों मिलकर बी और सी वाले को हरा देंगे, इस टाइप का होना चाहिए। 53% होगा सही, 53। अच्छा, अब देखिए आर जीरो नंबर आराध्य चर्चित, चलिए देखिए सही जवाब आपको समझ में तब तक आएगा। सही जवाब क्या था? पाई, पाई इज द बेस्ट वन। कारण बताओ, नोटिस जरूर, पाई क्यों बेस्ट? अरे कारण समझते हैं, वजह तो देखिए, इन फर्स्ट पहला पॉइंट तुम्हें पॉइंट लिखना पड़ेगा, समझ में आ जाएगा। इन फर्स्ट 3 qualitative properties, in first 3 CPs, we have to apply heating or cooling method. But in case of pi, it occurs at room temperature. Spontaneous phenomena है। ठीक है, second point. In the first 3 CPs, we have to calculate changes. And these changes are very small. But pi is the absolute. और ये कितना समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा है? पहला पॉइंट पढ़िए, पहले पॉइंट में क्या कह रहा है? पहले पॉइंट में क्या कह रहा है, जो पहली 3 सीपीज है उसमें आपको हीटिंग या कूलिंग करनी पड़ती है। क्यों हीटिंग कूलिंग करनी पड़ती है? देखो, इसमें आपको आरएलवीपी निकालना है, तो क्या करोगे? वेपर बनाओगे ना, वेपर कैसे बनेगी? हीट करोगे, बर्नर लगाओगे तभी वेपर बनेगी। यहाँ देखो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन निकालना है, तो बॉइलिंग करोगे, हीट करोगे, देखिए इन सब में हीटिंग इफेक्ट लग रहा है। यहाँ पे क्या करोगे? फ्रीज करोगे, फ्रीज करोगे तो भैया उसको डीप फ्रीजर में डालोगे, तो फ्रीजिंग इफेक्ट, कूलिंग चल रही है, इसमें कूलिंग चल रही है, इसमें हीटिंग चल रही है, तो हीटिंग कूलिंग करनी पड़ती है, मतलब एफर्ट लगाना पड़ रहा है, बर्नर लगाना पड़ रहा है, नॉन स्पॉन्टेनियस चीज है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन चौथा वाला स्वयं होता है, स्वयं मतलब स्पॉन्टेनियस, अपने आप, ऑस्मोसिस अपने आप हो जाती है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर तो अपने आप डेवलप हो जाएगा, आपको
उसमें मेहनत ना लगे आमतौर पर। आपको मेरे ख्याल से आशा करता हूँ वही काम पसंद आता हूँ, सोने को मिले तो क्या हो गया नहीं, बैठे आराम सोने मस्त। तो देखिए पहली 3 सीपीज में आपको कूलिंग टेम्परेचर करना पड़ रहा है, चौथी वाली में क्या है, इन केस ऑफ बाइक ये रूम टेम्परेचर पे हो जाती है, कोई बर्नर नहीं, कोई फ्रीजर नहीं, स्पॉन्टेनियस अपने आप बेहतर वो है जिसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ता, वो बढ़िया प्रॉपर्टी है। और बताइए पहली 3 सीपी में हमें चेंजेस निकालने पड़ते हैं, डेल्टा चेक करिए, यहाँ पे देखो डेल्टा निकालना है, डेल्टा निकालना है, डेल्टा निकालना है, और ये चेंजेस बहुत छोटे होते हैं, छोटे क्यों होते हैं? आप देखिए जितने सवाल आप लगा के बैठे हो उसमें बताइए आंसर कैसे आते थे, एलिवेशन कितने का होता था बॉइलिंग पॉइंट 0.5, ऐसे थोड़ी कि 500 डिग्री का एलिवेशन हो गया। अब क्यों इतना एलिवेशन ज्यादा क्यों नहीं होता था, क्योंकि आप जो सॉल्यूट मिलाते जिसकी वजह से एलिवेशन होता है, जो नॉन वोलेटाइल कंटेंट डालते थे वो बहुत थोड़ा डालते थे, क्योंकि पूरा कांसेप्ट किस पे है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, पूरा कांसेप्ट ही किस पे, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, शुरुआत ही कहां से हुई, बहुत डाइल्यूट से। पता है ये वाली चीज क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कब बनी थी, जब नीचे यहाँ पे छोटा नेगलेक्ट हो रहा है, कब नेगलेक्ट हुआ था, जब छोटा बहुत छोटा था, मामला बहुत डाइल्यूट के लिए डिफाइन है, पहला कांसेप्ट ये बहुत डाइल्यूट के लिए आता है, और यहीं से देखिए फिर आया था डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू छोटा ना कौन बड़ा है, फिर यहीं से इसको करेक्ट करके ये वाला निकाला था, फिर सी वाला निकाला था, तो सब के सब बहुत डाइल्यूट के लिए वैलिड है। तो जब बहुत डाइल्यूट के लिए वैलिड है तो बताइए जो एलिवेशन होंगे, जो डिप्रेशन होंगे, क्या बहुत छोटे-छोटे होंगे, 0.5, 0.9, 0.2, 0.3, है ना? तो बताइए वो जो चेंजेस बहुत छोटे-छोटे होते हैं, हल्का सा एलिवेशन हो रहा है, तो वो चेंजेस को एक्यूरेटली कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। अगर बहुत छोटा सा चेंज है, जैसे मान लीजिए 0.3 का चेंज है, अब 0.3 के चेंज में आप 0.1 की भी एरर कर देते हैं, छोटे से कैलकुलेशन में छोटी सी गलती भी प्रतिशत वाइज बहुत ज्यादा हो जाती है। समझ पाए? छोटे से कैलकुलेशन में छोटी सी गलती भी परसेंटेज वाइज बहुत ज्यादा हाई मायने रखेगी। लेकिन अगर आप यही देखिए 500 का कैलकुलेशन होता है, 0.1 की गलती कर रहे हो, चलिए ना कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर पे अगर छोटा चेंजेस है और चेंजेस छोटे होंगे, रीजन मैंने आपको बताया बहुत डाइल्यूट के लिए वैलिड, बहुत डाइल्यूट के लिए वैलिड है, इसमें छोटे चेंजेस होंगे और छोटे चेंजेस में कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ी बहुत होगी, ये मेरा इंसान ही तो कर रहा है ना, मनुष्य गलती का पुतला है। तो बताइए यहाँ पे छोटी मोटी एरर होगी, और वो छोटी मोटी एरर होगी डेसिमल में वो बहुत बड़ी मायने रखेगी, क्यों? क्योंकि प्रतिशत एरर बहुत बढ़ जाएगी, तो आपका जो आंसर आएगा उसमें परसेंटेज एरर बहुत ज्यादा आएगी। समझ आ रहा है? इसलिए हम चाहेंगे कि हमें डेल्टा निकालने ना पड़े। तो बताइए ये वाला कैसा आंसर, एब्सोल्यूट, इसमें कोई डेल्टा नहीं निकालना, इसमें आप एब्सोल्यूट आंसर निकालने की गलती होने के चांस कम है, एक्यूरेसी ज्यादा है, आंसर आपको ज्यादा एक्यूरेट मिलेंगे, ये बेटर है दोनों मायनों में। पहला मायने में ना आपको कुछ करना पड़ रहा है, दूसरे मायने में आपको एक्यूरेट आंसर ज्यादा मिल रहा है, तो बेटर कौन सा माना जाएगा, फाइन। तो वो समझ में आ गया, पढ़ लीजिए जरूर, दीस चेंजेस आर वेरी स्मॉल, पाई इज एब्सोल्यूट। चलें, अरे कभी तो उनको दिखा दो मेरे दोस्तों, इनसे जूझ रहे हैं। चलें, अगला सवाल, 3 बजे सोते हो क्या रहेगा, ये सही है। पेपर के लेकिन एक महीने पहले थोड़ा टाइम सही कर लेना अपना, पता लगा पूरे दिन देर तक सोने से वेट कर। स्टार्ट। हो चुका है। कौन ज्यादा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी दिखाएगा, ट्रू सॉल्यूशन या कोलैटरल सॉल्यूशन या दोनों सेम जैसे दिखाएंगे, और या फिर कहेंगे 45% सही जवाब आया। आओ देखिए दोनों फर्क आपको पता है, ट्रू सॉल्यूशन कोलैटरल सॉल्यूशन, सरफेस अगर पड़ा है तो ठीक, नहीं पड़ा तो कितना भी जानते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल छोटे होते हैं, कोलैटरल के बड़े होते हैं, सबको पता है। चलिए देखिए जो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल होंगे, सरफेस केमिस्ट्री पढ़ेंगे आप, वो छोटे पार्टिकल होते हैं, तो इसका अगर एक पार्टिकल आपने लिया तो छोटा होगा, वहीं पे अगर आप कोलैटरल सॉल्यूशन बनाते हैं, इसके जो पार्टिकल साइज होंगे बड़े बड़े, ठीक है। तो अगर आप मास वाइज देखेंगे तो इसका एक पार्टिकल, इसके एक पार्टिकल से कोलैटरल वाले का पार्टिकल भारी होगा, बराबर। फिर बताइए मैं इसके दो पार्टिकल ले लूं तो, और इसके दो पार्टिकल ले लूं तो इसके दो, इससे दो से भारी होंगे। तो मान लीजिए मैं सेट लगाना शुरू कर दूं, इसके एन नंबर ऑफ पार्टिकल 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे ले लूं, और इसके मान लीजिए मैंने एन नंबर ऑफ पार्टिकल ले लिए, एन कौन है, वो गया 2 नंबर, और फिर बताइए इसके भी मैंने एन नंबर ऑफ पार्टिकल ले लिए, तो इसका छोटा सा ढेर लगेगा, क्यों? क्योंकि पता है इसके पार्टिकल छोटे छोटे हैं, मैंने पार्टिकल कम जगह में आएंगे ना भाई, तो बताइए ढेर वाइज देखने में आपको समझ में आ रहा है वो बड़ा ढेर है छोटा ढेर, तो कितने कितने पार्टिकल ले लिए मैंने, एन नंबर ऑफ पार्टिकल इसके लिए, एन नंबर ऑफ पार्टिकल इसके लिए, इसका एक इसके एक पे भारी, इसके दो, इसके दो पे भारी, इसके एन इसके एन पे भारी, तो इसका ये ढेर इसके ये पे भारी, तो बताइए इसका 1 मोल एन पार्टिकल का मतलब 1 मोल, इसका 1 मोल इसके 1 मोल से ज्यादा होगा, इसका मतलब मोलर मास वाइज ये m2 होगा तो ये m1 होगा, और m2 m1 से ज्यादा होगा। और आप बताइए आपने पढ़ा है कि जिसका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का आंसर 1 अपॉन मॉलिक्यूलर मास, बराबर। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब मामला ऐसा चल रहा है, और ऐसा चल रहा है तो बताओ फिर जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है उसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कम होगी, तो इसकी जो Cp2 होगी वो लेस होगी, और इसकी जो Cp1 होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है। तो जिसका मोलर मास ज्यादा उसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कम, तो इसका मोलर मास ज्यादा इसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कम, तो बताइए किसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगा, ट्रू सॉल्यूशन की। सामान्य ज्ञान से भी आप समझिए, बताइए आप ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कहां पढ़ा है, ट्रू सॉल्यूशन चैप्टर 3 तो है इसमें पढ़ा है, क्या आप सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं इसको, क्या आपने कभी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा, कभी तो नहीं पढ़ा होगा ना सरफेस केमिस्ट्री, तो बताइए सरफेस केमिस्ट्री आप नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ लीजिए, वहां क्या क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का जिक्र करते हैं, क्या बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन निकालते हैं, कैलकुलेशन नहीं, क्यों निकालते हैं, बहुत कम होती है, क्यों बहुत कम होती है, क्योंकि मोलर मास ज्यादा होता है। ये कैलकुलेशन आप कब कर रहे हैं, जब प्रोवाइडेड अदर थिंग्स आर इक्वल, प्रोवाइडेड ऑल अदर पैरामीटर्स आर सेम, ये कंडीशन माननी पड़ेगी, दी नहीं तो मानेंगे, क्या मानेंगे कि पानी का अमाउंट सेम है दोनों जगह, है ना, अदर जितने भी पैरामीटर सब सेम है दोनों जगह, बस आपने क्या लिया यहाँ पे ट्रू सॉल्यूशन की पार्टिकल वहां कोलैइड होगा,
तो मोलर मास जिसका ज्यादा होगा, मोलर मास जिसका ज्यादा होगा उसकी सीपी कम हो जाएगी। इसकी सीपी ज्यादा, इसकी सीपी कम। चेक क्या पूछा था, किसकी सीपी ज्यादा होगी, मोर। आंसर हो जाएगा 2 सॉल्यूशन। चले, तो ये एनालिटिकल सवाल है ना, ये भी पूछे जाते हैं और ये भी आने चाहिए। कल को हमारे यही सवाल आ गया तो आप कहेंगे मैं डेल्टा टीवी कैलकुलेट कर दूंगा तुम्हारे लिए, सब आना चाहिए। पता है ना तुमको, अगली बार तुमसे अगला बात प्रश्न नहीं कर रहा। कैम्फर इज often used as a solvent to calculate the molar mass of a known solute। प्रश्नवाचक चिन्ह, कारण बताओ। अब देखिए इसका रीजन तो मैं खुद ही बता देता हूँ, सुनिए ध्यान से। जैसे हम दो सॉल्वेंट लेते हैं, मान लीजिए आपने पानी लिया, सवाल पूछा कि कैम्फर को अक्सर क्यों यूज करते हैं एज अ सॉल्वेंट, पानी की जगह में, पानी से बेटर सॉल्वेंट है क्या कैलकुलेट करने के लिए, मोलर मास ऑफ नॉन सोल्यूट भाई M1, M1 जो आपको निकालना था। तो अगर आपको दो सॉल्वेंट का ऑफर में दूं, एक कैम्फर का और एक पानी का, तो मैक्रोमोलेक्यूल्स लाइक प्रोटीन के मोलर मास निकालने के लिए आप कौन सा वाला यूज करेंगे सॉल्वेंट, बेटर कौन है, तो कैम्फर बेटर है। कैम्फर क्यों बेटर है उसी पे चर्चा करते हैं। कपूर नहीं, कौन करिए नहीं, कपूर मतलब ठीक है। तो सॉल्वेंट की बात करें, आइए समझे। सॉल्वेंट जैसे मान लीजिए आपने पानी लिया और सॉल्वेंट मान लीजिए आपने कैम्फर लिया, तो पानी और कैम्फर जब आप लेते हैं तो जो पानी का केबी है, जो केबी 1 बोल देते हैं, जो कैम्फर है उसका केबी डिफरेंट होगा। अच्छा, केबी सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया ना कि सॉल्वेंट चेंज होने से केबी चेंज हो जाता है। RT नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 LV, और अलग अलग सॉल्वेंट लेंगे तो उनका T नॉट बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा। क्या है फॉर्मूला है RT नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 LV। तो अलग अलग सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी अगर देखेंगे तो उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट, केबी डिफरेंट, इसका केबी अलग, उसका अलग, इसका केएफ अलग, उसका केएफ अलग। अगर आप डेटा चेक करेंगे लैब से, इसका तो आपको पता है 0.52 होता है, 1.86 होता है। कपूर का आप चेक करेंगे, यहाँ कैंसर का मिलेगा आपको 5.95 और यहाँ पे होगा 39.7। ये डेटा ज्यादा है बराबर। तो इनके केबी केएफ आप चेक करेंगे तो काफी अच्छे खासे बड़े, देखिए इसको इसको कंपेयर करिए, काफी बड़ा है, इसको इससे कंपेयर करिए, काफी बड़ा। अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए मैं दो जगह पे सॉल्यूशन बनाता हूं, यहाँ पे और एक यहाँ पे, मतलब सेम सॉल्यूट मैंने मिलाया और एक बार मैंने पानी में डाल दिया उसको और एक बार मैंने उसको कैंपर में डाल दिया। तो मान लीजिए मैं दोनों जगह ऐसा कुछ मिलाता हूँ कि मोलैलिटी सेम बनती है, मतलब मैंने 0.1 मोल मिलाया यहाँ भी वहाँ भी, है ना, मैंने 1 kg में मिलाया सॉल्वेंट में यहाँ भी वहाँ भी, मोलैलिटी सेम रख सकते हैं ना। यहाँ भी 1 kg ले लो, यहाँ भी 1 kg ले लो सॉल्वेंट, यहाँ भी 0.1 मोल डाल दो, यहाँ भी 0.1 मोल डाल दो सॉल्वेंट, बताइए मोलैलिटी दोनों जगह मैं सेम ले सकता हूँ। अब अगर मैं सेम मोलैलिटी लेता हूँ, सेम सॉल्यूशन क्रिएट करता हूँ दोनों जगह, तो सवाल ये उठता है कि दोनों जगह अगर आप डेल्टा TF1 और डेल्टा TF2 निकालेंगे तो कहाँ कैसा डेल्टा TF आएगा। यहाँ पे आएगा KF1 इंटू मोलैलिटी और मोलैलिटी 0.1, यहाँ आएगा KF2 इंटू मोलैलिटी और मोलैलिटी 0.1, लेकिन KF की वैल्यू चेक करेंगे तो यहाँ KF की वैल्यू 1.86 इंटू 0.1, तो यहाँ आंसर आएगा कितना 0.186। यहाँ चेक करेंगे तो आंसर आएगा 39.7 इंटू 0.1, यहाँ आंसर आएगा 3.97। चेक करो, पॉइंट समझ पा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो डेल्टा TF आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है, डेल्टा TF2 बोलने से यहाँ पे जो डेल्टा TF2 आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है, यहाँ डेल्टा TF1 काफी कम आ रहा है, जबकि आपने सेम मोलैलिटी क्रिएट करी, लेकिन यहाँ पे एलिवेशन, यहाँ पे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट छोटा है और यहाँ पे बड़ा है। तो बढ़ाने से क्या फायदा, यहाँ जब डेल्टा TF ठीक ठाक आएगा तो उसमें कैलकुलेशन एरर होने के जो प्रतिशत चांस है वो बढ़ जाते हैं। समझ पाएंगे बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए डिफरेंस, मैंने कहा डिफरेंस बहुत छोटा होगा तो दिक्कत होगी ज्यादा, डिफरेंस यानी कि काफी छोटा, यहाँ थोड़ा सा बड़ा होगा डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस थोड़ा अगर बड़ा हो गया तो यहाँ पे प्रतिशत एरर, अगर छोटी मोटी गलती करते हैं तो परसेंटेज वाइज बहुत छोटी मानी जाएगी, यहाँ पे आपको ज्यादा एक्यूरेट आंसर मिलेगा। अदरवाइज सेम मोलैलिटी वाले सॉल्यूशन अगर मैं दोनों जगह क्रिएट करता हूं तो यहाँ पे डेल्टा TF ज्यादा आता है तो प्रतिशत एरर कम होगी, और गलती कम होगी तो एक्यूरेसी बढ़ जाएगी अगर आप मोलर मास निकालते हैं नॉन सॉल्यूट। कैम्फर एज अ सॉल्वेंट लेते हो तो बताइए दोनों सॉल्वेंट में कौन सा सॉल्वेंट बेटर माना गया, कैम्फर। कितने को बात समझ में आ गई। तो एज अ सॉल्वेंट आप किसे लेना चाहेंगे, कैम्फर इज अ बेटर सॉल्वेंट। रीजन क्या देंगे उसका, रीजन क्या देंगे, रीजन देंगे उसका केबी केएफ ज्यादा होता है। तो मुझे रीजन क्या बोलेंगे, उसका केबी केएफ वैल्यूज ज्यादा होती है किससे, पानी से। तो कई लोग इतना लिख के छोड़ देते हैं कि केएफ ज्यादा होता है, रीजन बस लिख देते हैं, फिर वाई का मतलब है बिकॉज़ केएफ वैल्यूज हाई, केएफ वैल्यू ऑफ कैम्फर खत्म, हो गया। अब आगे क्या कुछ समझ नहीं आ रहा, भैया भैया पता चले गए, भैया खुद ही नहीं समझ, तो ये कारण है वजह तुम अब वजह समझ नहीं आ रही क्या, यहाँ देखिए खोल के समझाया गया कि सेम मोलैलिटी अगर आप क्रिएट करते हैं डेल्टा TF ज्यादा होता है तो डेटा थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाता है, तो प्रतिशत एरर थोड़ा कम होता है, मोलर मास से क्रिएट आता है। ये वजह है, ये खोल डालिए, फर्क समझिए, यही फर्क है। ये लेके छोड़ दो तो कोर्स जल्दी खत्म हो जाएगा, ये समझा दो थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें दोबारा नहीं खोलता फिर कोर्स। अब देखिए दोबारा खोल के कोर्स क्या कर लेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी ये समझने का, नहीं तो अगली बार ये पढ़ना पड़ेगा। कहने बोला समझ में नहीं आया, लिख लिया तो कोर्स भी खत्म हो गया। इसलिए थोड़ा सा सिस्टमैटिक चलिए और डिटेल में जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए यहाँ पे दो प्रकार के कॉन्सेप्ट, ये सब खत्म हो गया, सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में जो पढ़ना था मैं पढ़ लिया। अब अंदर चलते हैं कौन नया कॉन्सेप्ट। एक होता है नॉर्मल सीपी, एक होता है एबनॉर्मल सीपी। अब ये क्या आ गया, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको कैलकुलेटेड भी बोलते हैं। एबनॉर्मल क्या होती है, इसके नाम है ऑब्जर्व, और कोई नाम, इसका एक नाम है एक्सपेरिमेंटल। ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं, आसान भाषा में बात करेंगे कि नॉर्मल सीपी है, नॉर्मल सीपी है, तो मुझे क्या होता है, मतलब क्या है इसका, कहेंगे इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जैसा तुमने सोचा, ये क्या है, जैसा तुमने किया ऐसे ही और बोर लगता है। कभी भी क्या होता है, जैसा तुमने सोचा था तुम वैसे नहीं निकले। मैं क्या कहूंगा, मैंने कुछ और सोचा था तुम कुछ और निकले, तो मैंने जो सोचा था वो क्या था, वो मैंने कैलकुलेटेड निकाला। मैंने सोचा था कैसा कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड मतलब मैंने सोचा कि ऐसा होगा वैसा होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट हुआ।
ऑब्जर्वेशन कुछ और एबनॉर्मल, समझ पा रहे? तो ये है मामला। तो कोई पूछे नॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है तो क्या बताएंगे? कहेंगे जैसा मैंने सोचा था। एबनॉर्मल का मतलब जैसा तुम निकले। अच्छा ये बताइए क्या जैसा मैंने सोचा था तुम क्या हमेशा उससे अलग ही निकलोगे? क्या जरूरी है? नहीं, कभी सेम भी तो निकल सकते हो। समझ रहे? तो मतलब चेक करना पड़ेगा कब तुम वैसे ही निकलते हो, कब तुम अलग निकलते हो। देखिए इसका नाम ऑब्जर्व क्यों पड़ा, एक्सपेरिमेंटल क्यों पड़ा, समझ पा रहे हैं? और इसका नाम कैलकुलेटेड क्यों पड़ा? कैलकुलेटेड मतलब जो पेन कॉपी लेकर हम यहाँ बैठे सॉल्व करते हैं वो कैलकुलेटेड। जो यहाँ बैठे बैठे हम देखते हैं सोचते हैं वो नॉर्मल कैलकुलेटेड। जिसके लिए लैब जाते हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं उसे ऑब्जर्व करते हैं तो वो जो आंसर आता है वो ऑब्जर्व आंसर नॉर्मल। क्या इससे कभी मैच कर सकते हैं? हाँ कभी मैच कर सकते हैं। क्या कभी नहीं भी मैच कर सकते हैं? हाँ कभी नहीं भी कर सकते हैं। आइए समझते हैं कब मैच करते हैं कब नहीं मैच। ये डिपेंड करेगा एनआई पे और ये डिपेंड करेगा एनएफ पे। आपको बताया गया था क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है छोटा एन अपॉन बड़े एन पे, याद है? अब ये बड़ा एन को आप जनरली जब कंपेयर करेंगे ना एक सॉल्यूशन लिया आपने तो उसमें बड़ा एन तो फिक्स ही होगा ना। ये दो चीजें मार्केट में आई कैसे? नॉर्मल से तो एबनॉर्मल बने कैसे? क्योंकि जो आपने सॉल्यूट मिलाया था वो सॉल्यूट का नेचर आप नहीं समझ पाए। नॉर्मल एबनॉर्मल कैसे बना? आपने कोई सॉल्यूट मिलाया था, आपने सोचा था उसका नेचर ऐसा होगा, मतलब कुछ और ही नहीं चला, वो टूट गया, डिसोसिएट हो गया, आप समझ नहीं पाए। तो वो गलती किसकी? वो सॉल्वेंट की गलती थोड़ी है, वो सॉल्यूट की गलती है। तो सॉल्वेंट तो छोटा बड़ा एन अपने पार्टिकल नहीं रखेगा, बड़ा एन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बताइए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? छोटा एन अपॉन बड़ा एन। बड़ा एन कोई आपको मतलब आश्चर्यचकित नहीं कर रहा है, वो चुपचाप बैठा हुआ है। तो छोटा एन खेल रहा है। तो छोटा एन एक इनिशियल होता है, एक छोटा एन फाइनल होता है। ये इनिशियल कौन सा होता है? जैसा तुमने सोचा। ये फाइनल कैसा है? जैसा तुम निकले। कभी-कभी क्या होगा पार्टिकल चेंज होने लगते हैं। कब चेंज होते हैं चर्चा करते हैं। सदा देखिए जब आप सीपी पढ़ना शुरू करते थे एकदम शुरू-शुरू में आपने कहा था क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाओ। तो आपने कहा था क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिफाइन होती है कुछ बातों पे। क्या-क्या बातें थी? एक मैंने लिखा था बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन पे वैलिड होती है, वो समझा दिया था। दूसरा एक और लिखा था तभी वैलिड होती है जब आप एक वोलेटाइल के अंदर एक नॉन वोलेटाइल मिलाते हैं। केस नंबर 2 में, है ना? वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं। ठीक है? ये भी आप समझ चुके हैं ऐसा क्यों होता है। तभी तो भाई डेफिनेशन नीचे आएगा, तभी तो बॉइलिंग पॉइंट ऊपर जाएगा। अब अगला मुद्दा क्या पढ़ने जा रहे हैं कि जो नॉन वोलेटाइल आप मिलाते हैं, है ना? ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो आप बाहर से मिलाते हैं, क्योंकि पेपर हाँ इसके नेचर को अगर थोड़ा और समझना शुरू करें तो हो सकता है ये व्यक्ति कभी-कभी वेपर तो नहीं बनाता, सही बात है। कभी-कभी वेपर नहीं बनाता, वहां तक की बात में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो सकता है कभी-कभी ये आयंस भी ना बनाता हो और कभी-कभी बनाता हो। कभी-कभी इसके आयंस बदलते हो, बढ़ते हो, बढ़ते हो, जो भी होता हो। मतलब कभी-कभी नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, कभी-कभी इलेक्ट्रोलाइट। तो ये तो आपने चेक ही नहीं किया। अब इसको चेक करना शुरू करें। जब इसको चेक करना शुरू करते हैं तो फिर दो प्रकार की चीजें हैं। एक नॉर्मल, एक एबनॉर्मल। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसके मतलब है एक केस बनेगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट और एक केस बनेगा इलेक्ट्रोलाइट। हो सकता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, हो सकता है इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो ना ही डिसोसिएट होता है, नाइदर डिसोसिएट नॉट एसोसिएट। ना ही डिसोसिएट होता है ना ही एसोसिएट होता है। पकड़ में? इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो कुछ कर सकता है, डिसोसिएशन एसोसिएशन, इसमें दो केस बनते हैं। ठीक है? एग्जांपल के तौर पे अभी तक जो आप पढ़ते थे वो सारे सवाल थे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे आप पढ़ते थे याद करिए ग्लूकोज, पानी में क्या मिलाते थे आप? सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, सवाल लगाया था। यूरिया, सुक्रोज, ये सब कैसे लोग? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये ना डिसोसिएट होते हैं ना एसोसिएट होते हैं। ये चुपचाप पड़े रहते हैं, जितने पार्टिकल डाल देंगे उतने पड़े रहेंगे। मतलब फाइनल नंबर ऑफ पार्टिकल आप चेक करेंगे कुछ देर बाद आके, तो जितने आप पार्टिकल इनिशियली डाल के गए थे उतने पड़े रहेंगे। ऑब्जर्व सीपी डिपेंड करता है किसके ऊपर? एनएफ के ऊपर। कैलकुलेटेड सीपी डिपेंड करता है एनआई के ऊपर, और ये दोनों सेम है। सेम इसलिए जाते हैं क्योंकि उसने कोई नया काम किया ही नहीं। वो जितना एनएफ आप डाल के एनआई डाल के गए थे उतना ही एनएफ फाइनल पार्टिकल बने रहे, ये दोनों मैच कर जाते हैं। तो जैसा मैंने सोचा था तुम बिल्कुल वैसे ही क्या तुम नॉन इलेक्ट्रोलाइट? समझ रहे? जैसा मैंने सोचा था तुम बिल्कुल वैसे निकले, क्या तुम नॉन इलेक्ट्रोलाइट? क्या तो ग्लूकोज सुक्रोज यूरिया इधर इलेक्ट्रोलाइट थोड़ा सा अलग होता है। एक थोड़ा सा मतलब 2 मिनट 3 मिनट तक आवाज मत दो आप कहेंगे कि आधा से ज्यादा। इलेक्ट्रोलाइट की हाँ चर्चा हाँ बस आ रहे हैं, चाबी रेडी रखिए। क्या तो डिसोसिएट होगा, तो एसोसिएट होगा। एक केस बनेगा मेरे दोस्त डिसोसिएशन का और एक केस बनेगा कौन सा? एसोसिएशन। ठीक है? फिर उदाहरण के तौर पे भी थोड़ा बहुत समझिए। जैसे पानी ले लीजिए, यहाँ भी और यहाँ बेंजीन ले लीजिए। मान लो यहाँ मैंने पानी भर लिया, पानी के अंदर आपने मिला दो NaCl। मतलब पानी में NaCl मिलाओगे तो आप क्या सोच लीजिए? आपने 4 पार्टिकल डाल दिए, 4 पड़े रहेंगे। लेकिन आप लॉट कहेंगे तो भाई साहब यहाँ तो मान लीजिए फाइनल पार्टिकल इनिशियल से ज्यादा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि NaCl टूट जाएगा, इसमें आयंस और जब टूट जाएगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ा देंगे, तो फाइनल पार्टिकल बढ़ जाएंगे। ऑब्जर्व सीपी किस पे डिपेंड करता है? NF पे। कैलकुलेटेड सीपी किस पे डिपेंड करता है? NI पे। तो बताइए ऑब्जर्व आंसर कैलकुलेटेड से ज्यादा निकलेगा। तो जैसा मैंने सोचा था तुम उससे ज्यादा निकले। ठीक है? देखो जैसा मैंने सोचा था तुम उससे कहीं ज्यादा निकले। क्या इलेक्ट्रोलाइट हो गया? हाँ। क्या डिसोसिएट हो गया? NaCl जैसे। यस। समझ पाए? तो ये मामला है। ये क्या समझ पाए? एसोसिएशन एसोसिएशन में चर्चा करें तो मान लीजिए आपने यहाँ पे बेंजीन ले बेंजीन आपने मिला दिया किस तरीके से? आपको पहली क्लास में पढ़ाया गया, पहली या दूसरी क्लास में पढ़ाया गया होगा फॉर्मेलिटी। तो आपको लिखवाया गया था जब किसी कोई एसिड को आप बेंजीन में डालते हैं तो डाइमराइज हो जाता है। रिवाइज फिर फॉर्मेलिटी निकालनी थी। अगर आपको रिवाइज करते हो तो याद होगा नहीं, तो कभी पिछली बात याद नहीं रखता, जरूर पिछली बातें भूल जाओ, आगे बढ़ो। तो वो मतलब इसके लिए नहीं कहा था, मान लो एनएफ जो है एनाइज कम हो जाएगा। ठीक है? एनएफ एनाइज कम हो जाएगा, यहाँ एसोसिएशन होगा, पार्टिकल जो है डाइमर बना रहा है, डाइमर बना रहा है तो फाइनल पार्टिकल कम हो जाएंगे, और फाइनल पार्टिकल कम हो जाएंगे तो बताइए जो ऑब्जर्व सीपी होगी वो डिपेंड करती है फाइनल पार्टिकल पे, और कैलकुलेटेड किस पे डिपेंड करती है? इनिशियल। यहाँ से अगर आप चेक करेंगे तो जो ऑब्जर्व सीपी मिलेगा वो आपको कैसा मिलेगा? कम मिलेगा। पार्टिकल कैसे हो गए? पार्टिकल कट गए, डाइमराइज हो गए, तो ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कम मिलेगी। तो जैसा मैंने सोचा था तुम उससे कम निकले। क्यों? इलेक्ट्रोलाइट हो गया, हाँ एसोसिएट होते हो गया, बेंजीन में जैसे बेंजीन एस्टिक एसिड जैसे हो गया। ठीक है, समझ ये बात समझ में आ गई। चला? तो मतलब अगर कंक्लूड करें तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट वाला क्वेश्चन होता है इसके अंदर एक कॉमन बात अगर आप बोलें दोनों में, तो या तो ऑब्जर्व सीपी ज्यादा आएगी और या तो कम आएगी, मतलब बराबर नहीं आएगी।
इसमें क्या बोल सकते हैं हम ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल नॉट बी इक्वल टू कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जबकि इधर वाले में आपने क्या बोला था ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी इक्वल टू कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्लियर टोटली चले अब थोड़ा अंदर घुसते हैं ठीक है अब इस करके इलेक्ट्रोलाइट को विस्तार समाचार विस्तार से लीजिए जस्ट बताइए केस नंबर 1 अब ये मतलब पढ़ी चुकी है मेरे को दिक्कत ही नहीं कर चुके हैं इस पे केस नंबर 1 मतलब डिसोसिएशन किया मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर डिसोसिएशन है कंटेनर में पानी में NaCl ठीक है अब NaCl जब आप पानी मिलाएंगे तो क्या होगा बोलो NaCl एक्वस फॉर्म में आकर के टूट जाएगा Na प्लस एक्वस बना देगा और Cl नेगेटिव एक्वस बना देगा अल्फा 1 सॉल्ट का जनरली अल्फा 1 ही रहता है उसका सॉल्ट छोड़ करके 99% सॉल्ट 100% टूट जाते हैं क्या बोलूं आयनिक अपने में लगभग जनरली सभी सॉल्ट 100% टूट जाते हैं जनरली शब्द इससे लगाया गया कुछ नहीं भी होते उन पे चर्चा करेंगे NaCl एक सॉल्ट आराम से टूट जाएगा अल्फा 1 इसका स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट तो जब पूरा टूट जाएगा इसके मान लीजिए आपने 1 मोल डाला इनिशियली इसके शून्य थे इसके शून्य थे T = 0 कुछ समय बाद आप लॉट करेंगे ये तो आपने जो कंडीशन दी थी इसको इतने पार्टिकल आप डाल के गए यानी कि Na है इनिशियल पार्टिकल फिर जब लॉट क्या पता चला भाई साहब ये टूट गया आपसे पूछा ही नहीं 1 में से 1 मोल टूट गया और आयनाइज होकर 1 मोल Na प्लस 1 मोल Cl नेगेटिव बना दिया तो बताइए खत्म हो गया बदले में ये दोनों बढ़ गए तो इनिशियल पार्टिकल आप क्या बोलोगे कितने होंगे इनिशियल पार्टिकल 1 + 0 + 0 फाइनल पार्टिकल इन सबको जोड़ो 1 + 1 2 ये तो 0 हो गया तो बताइए फाइनल पार्टिकल 2 इनिशियल पार्टिकल 1 Na की वैल्यू निकालेंगे Na की वैल्यू आ रही है 1 मोल NF की वैल्यू आ गई 2 मोल चेक करिए क्या NF की वैल्यू Na से ज्यादा है NF की वैल्यू अगर Na से ज्यादा तो ऑब्जर्व किसके ऊपर डिपेंड करता है NF कैलकुलेटेड किसके ऊपर डिपेंड करता है Na पे और NF Na से बड़ा है इसका मतलब ऑब्जर्व CP कैलकुलेटेड CP से बड़ी है यानी कि बराबर नहीं है लिखते जाओ ऑब्जर्व CP कैलकुलेटेड CP के बराबर नहीं है नंबर एक बार बराबर नहीं तो बड़ी है छोटी है तो बड़ी है जैसे मैंने सोचा था तुमसे ज्यादा निकले यस क्या तुम डिसोसिएट हो गए यस कितने कितने ज्यादा निकले अगला सवाल क्या पूछेंगे कितने ज्यादा निकले तो इन दोनों को डिवाइड कर लो जैसे इन दोनों को डिवाइड करो तो बताइए क्या बनेगा ऑब्जर्व CP डिवाइड बाय कैलकुलेटेड CP इज इक्वल टू NF अपॉन Na NF की वैल्यू कितनी है 2 Na की वैल्यू कितनी है 1 अदरवाइज यहां पर कर दो इसको ये रेशियो आ गया 2:1 यानी कि यहां से ऑब्जर्व CP का आंसर आ गया 2 टाइम्स तुम ज्यादा निकले कितने ज्यादा निकले वो भी पूछ सकते हैं तो आंसर क्या निकला भाई जैसा मैंने सोचा था तुम तो उससे दोगुने निकले हां बात यहां तक पहुंच गई अब सवाल उठता है ये जो आपने पूरा पढ़ा है क्या ये मतलब फिक्स आंसर हो गया मतलब कोई भी केस आ जाए इलेक्ट्रोलाइट के अंदर तो ये टिक करोगे या फिर ये एग्जांपल है तो मतलब सवाल चेंज होगा तो ये फैक्टर बदलेगा कौन सा फैक्टर बताइए आज यहां पे जो फैक्टर 2 है कल को यहां फैक्टर कोई और आ सकता है कल को 3 आ सकता है 2.5 आ सकता है कुछ भी आ सकता है ठीक है तो इसका मतलब फैक्टर लगातार चेंज होता रहेगा सवालों के अंदर आपको समझना होगा कि Na NF कैसे वेरी करते हैं उनका क्या कनेक्शन है और ये फैक्टर कैसे बदलता है इससे बात पर चर्चा करें फिर अलग एग्जांपल से क्लियर हो गया कि क्या चल रहा है 20 नंबर का केस नंबर 2 को थोड़ा समझ केस नंबर 2 भी इलेक्ट्रोलाइट ये वाला जो केस है वो एसोसिएशन जैसे मान लीजिए इसका कंटेनर में बेंजीन है और बेंजीन के अंदर आपने मिला दिया एस्टिक एसिड क्या हो जाएगा डाइमेलाइज होने का मतलब बताया गया था आपको फॉर्मेलिटी जब आपने पढ़ा इसकी दो एंटिटी मिलकर एक एंटिटी बना लेंगे ठीक है अब दो एंटिटी मिलकर एक एंटिटी बनाएंगे तो इनिशियल नंबर पार्टिकल कितने थे 2 और यहाँ पे 2 मोल डाले फाइनली दोनों डाइमेलाइज होगा तो एक एंटिटी बन गई तो फाइनल पार्टिकल कितना होगा 1 दो मिलकर एक पार्टिकल हो गया तो Na की वैल्यू क्या NF के बराबर है नो तो क्या NF की वैल्यू Na से कम है या ज्यादा है कम है या ज्यादा है तो आप कहेंगे कम है ना एसोसिएशन ऑब्जर्व CP किस पर डिपेंड करता है NF पे कैलकुलेटेड Na पे इन दोनों में जो ज्यादा होगा इन दोनों में वो ज्यादा होगा बताइए NF छोटा है तो ऑब्जर्व CP भी छोटी हो जाएगी अगर कोई ऐसे पूछे ऑब्जर्व CP का क्या अर्थ है कहेंगे ऑब्जर्व कैलकुलेटेड प्रॉपर्टी विल बी लेस कहेंगे बराबर है क्या नहीं फिर और बताओ डिवाइड करने बोल रहा है डिवाइड कर दो दोनों NF अपॉन Na वैल्यू पुट करिए NF की वैल्यू कितनी है 1 Na की वैल्यू 2 1/2 यहां से आपको आंसर मिल गया आंसर मिला आपको ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बताइए जैसा मैंने सोचा था मुझसे पहली बात तो कम निकले कम निकले कितने कम निकले आधे निकले तो एक रिलेशन आपको ये मिल गया चलें समझ में आ रही है दोस्तों एक मैं बस छाप रहा हूं अरे भाई साहब बहुत पास लगा रहा हूं खरीद मैं बस छाप प्रिंटिंग प्रेस खोल दो ना खुद का मोटिवेशन लोगे तो मोटिवेशन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 21 नंबर पे अगला कॉन्सेप्ट है ये जो फैक्टर है बार-बार चेंज हो रहा है कभी 1/2 हो गया यहां पे फैक्टर कितना देखिए इन दोनों के बीच में फैक्टर आ रहा है ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड के बीच में बार-बार फैक्टर आ रहा है कभी वो 2 है कभी 1/2 है अच्छा डिसोसिएशन के केस में आज वो 2 है कल को 3 हो सकता है कल को 2.5 हो सकता है हमें क्या फैक्टर चेंज होता है अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट चेंज करता हूं तो तमाम इलेक्ट्रोलाइट के लिए तमाम फैक्टर होंगे तो आपको ये फैक्टर बार-बार इतना करके निकालने में बड़ी तकलीफ हो तो
बेटर होगा कि एक ऐसा कोई टर्म आ जाए जो हमें ये फैक्टर डायरेक्ट बना दे। इस फैक्टर के बारे में सोचा गया, इसका नाम दिया गया बॉन्ड ऑफ फैक्टर। कहा अगर इस फैक्टर को समझ लो तो सारी कहानी समझ में आ जाएगी। इस फैक्टर को नाम दिया गया बॉन्ड ऑफ फैक्टर। इसकी वैल्यू को बोलते हैं आई, ये इसका सिंबल है। आई को डिफाइन कैसे किया गया? कहा गया ऑब्जर्व सीपी अपॉन कैलकुलेटेड सीपी। देखिए यही चेक ऑब्जर्व सीपी और ये डिवाइड कर देगा कि कैलकुलेटेड सीपी, ये फैक्टर है, ये फैक्टर है, ये आई होगा। ऑब्जर्व सीपी अपॉन कैलकुलेटेड सीपी, इसको कर लो, ये फैक्टर होगा। इस फैक्टर का नाम दिया गया आई। फिर बताइए ऑब्जर्व सीपी डिपेंड करती है एनएफ पे, तो एनएफ, और यहां कैलकुलेटेड एनआई पे, तो एनआई, इसको ये भी लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल दोनों। फिर इसको एक बात और लिख सकते हैं, समझिए, यहां पे लिख सकते हैं कैलकुलेटेड मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ये एबनॉर्मल मोलर मास ज्यादा जो सुनने को मिलेगा आपको, एबनॉर्मल मोलर मास। सवाल ये उठता है कि ये एबनॉर्मल मोलर मास का मोलर मास भी क्या कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व्ड है? हां ठीक है। अब दो प्रकार के मोलर मास मिलेंगे। क्यों उल्टा क्यों? देखिए कैलकुलेटेड वाला ये था यहां सीपी में और यहां पहुंच गया मोलर मास में, तो कैलकुलेटेड वाला आंसर पलट क्यों गया? फिर गलत किया, उसको सही करने क्या? ये उल्टा हो गया। देखिए ऑब्जर्व्ड वाला नीचे आ गया मोलर मास, ये एबनॉर्मल वाला देखिए नीचे आ गया, कैलकुलेटेड वाला ऊपर चला गया। क्यों? क्योंकि दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। कहां से पता चला? पीछे पढ़ो, देखो ध्यान से। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर आप ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड यहां लिखेंगे तो यहां उल्टा लिखेंगे, कैलकुलेटेड अपॉन ऑब्जर्व्ड। समझ पा रहे हैं? इसका मतलब उल्टा है। यहां ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड है, यहां कैलकुलेटेड अपॉन ऑब्जर्व्ड। चले, रीजन आता है सीपी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट चलता है। यहां से आप एक टर्म समझ में आ गया जिसको बोलते हैं बॉन्ड ऑफ फैक्टर। अब अगर आप ये बॉन्ड ऑफ फैक्टर समझ लें तो सारी कहानी सॉल्व ही करते हैं। तो अगला काम हमारा मकसद क्या है? बॉन्ड ऑफ फैक्टर। तो जनरल केस कर लेते हैं इसका। जनरल केस ऑफ डिसोसिएशन। मान लीजिए आपने AX dy जैसा कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, ठीक है, जैसे NaCl था, मैंने जनरलाइज कर दिया। अब AX dy को जब आप तोड़ेंगे तो क्या बनेगा बताओ? इसकी एक एंटिटी को तोड़ दो तो बनेगा a plus y b minus x। हाउ मेनी खेल लो, यहां देखो x a है तो यहां पे x लगा लो, यहां देखो b y नंबर ऑफ है तो यहां y लगा लो। अब ऐसे ब्रेक कर लिया तो मान लीजिए एक्वस मीडियम में आपने डाला, पानी के अंदर तो ये टूट गया ऐसे। फिर t 0 पे आपने चेक किया, इसका 1 मोल है, इसके शून्य होंगे, इसके शून्य होंगे। फिर t t1 पे आप चेक करेंगे तो इसके 1 में से मान लीजिए अल्फा मोल चलेगा, तो अगर इसका 1 मोल जाता है तो इसके x मोल बनते हैं, तो इसके अल्फा जाएंगे तो इसके x अल्फा बनेंगे। इसका 1 मोल जाता है तो इसके y मोल बनते हैं, इसके अल्फा जाएंगे तो इसके y अल्फा बनेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप चेक करें तो यहां पे देखिए पार्टिकल की संख्या ये है, यहां पे पार्टिकल की संख्या ये देखिए इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है, ये फाइनल नंबर ऑफ पार्टिकल है ना। तो बताओ इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल ये होगा, फाइनल नंबर ऑफ पार्टिकल ये होगा, तो कितने कितने इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल में देखो चेक करो। इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल में तीनों को जोड़ो, 1 + 0 + 0 1 + 0 + 0 यानी कि 1। फाइनल पार्टिकल जोड़ो 1 - अल्फा + x अल्फा + y अल्फा, तो 1 - अल्फा + x अल्फा + y। अब इसको लिख सकते हैं, बताओ क्या अल्फा कॉमन लेकर अंदर बन जाएगा x + y - 1। इन तीनों में से अल्फा कॉमन ले लो, x + y - 1। अब x + y को कितना नाम दिया जाता है? यहाँ पे x + y को बोल दिया जाता है n। n क्या है? n क्या फैक्टर है? नहीं। फिर n क्या है? कहेंगे n है टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड बाय वन एंटिटी ऑफ टोटल नंबर ऑफ आयंस, वैसे मैक्सिमम और लगा लो, मैक्सिमम आयंस टोटल आगे तो ठीक भी है वैसे, टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम आयंस प्रोड्यूस्ड बाय वन एंटिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। चेक करिए, अगर आप बताइए एक एंटिटी इसकी ब्रेक करते हैं, एक एंटिटी, एक मोल छोड़ दीजिए, एक एंटिटी, तो बताइए इसकी x एंटिटी बनेगी, इसकी y बनेगी, तो कितने आयंस बनेंगे टोटल? x + y n। n निकालेंगे आप इस तरीके से। n कौन है? एक एंटिटी को ब्रेक करने से मैक्सिमम कितनी एंटिटीज बन रही है, या फिर ऐसे कह लो एक मोल को तोड़ने में मैक्सिमम कितने मोल बन रहे हैं। एक ही बात है ना भाई, अगर आप एक एंटिटी तोड़ेंगे तो x + y मैक्सिमम एंटिटीज बनेंगी, ये मैक्सिमम आयंस बनेंगे, और अगर एक मोल तोड़ेंगे तो x + y मैक्सिमम मोल बनेंगे। दोनों बातें सही, कैसे लिखना देखिए, कुल मिला के x + y की वैल्यू n है, ये n फैक्टर नहीं है। अगर कोई पूछे इसका n फैक्टर बताओ, सॉल्ट है n फैक्टर, अल्फा बताइए n फैक्टर कितना चार्ज है, n फैक्टर कैसे निकालते हो? टोटल कितना पॉजिटिव चार्ज है, टोटल कितना नेगेटिव चार्ज है, कैटायन n यार, सॉल्ट n फैक्टर कितना हो जाएगा? x * y यानी कि x y n कैसे उतरो n फैक्टर कैसे बताते हैं सॉल्ट का? एक एंटिटी को तोड़ो सॉल्ट की, कैटायन पे जितना पॉजिटिव चार्ज आता है वो निकालो, या एनायन पे जितना नेगेटिव आता है वो निकालो। तो कैटायन पे कितना पॉजिटिव है? एक ए पे y है तो x ए पे कितना है? x * y n। एक बी पे x चार्ज है तो y बी पे क्या है? y * x, ये है पॉजिटिव में देते हैं। वन वाले बहुत जोरदार है, अल्फा वाले तो उससे भी जोरदार है। n फैक्टर भी है, उसका क्या है? x y। तो आप लोग का एक मैच होना चाहिए, इस प्रकार के दोनों का एक मैच आपस में होना चाहिए कि कौन सबसे तेज है, क्योंकि दोनों का बहुत जबरदस्त मैच होगा, टक्कर होगी। n फैक्टर की अलग देखिए, ये x + y है, n फैक्टर x * y, तो बात समझ दोनों फर्क, तो ये n फैक्टर नहीं करती, ये n कुछ अलग चीज है, वो n फैक्टर रहता है। तो सारे n जैसी चीजें एक ही नहीं होती, जैसे सारे c क्यूब नहीं होते वैसे ही। यस, तो देखिए यहां पे समझिए, तो यहां पे लिखेंगे 1 + अल्फा और x + y की जगह बताओ क्या लिखते हैं? फिर x + y n लिखते हैं, n - ये फाइनल नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो ये nf की वैल्यू आ गई, आपको nf का एक्सप्रेशन मिल गया, इसको ले चलेंगे इधर, तुम चलो यहां पे आपको ये समझना होगा कि n क्या चीज है, n है x + y, x + y क्या चीज है ये। चलें, अब बताइए nf मिल गया, ni बेचारा पहले से तैयार है, दोनों की बात करो वापस, i निकाल लो, मतलब बॉन्ड ऑफ फैक्टर, ठीक है। आइए सॉल्व 23 पे आ जाइए, 23 नंबर पे i निकालते हैं, तो i की वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्त nf/ni। nf की वैल्यू क्या पुट करेंगे बोलो? 1 + अल्फा * n - 1,
नीचे एनआई की वैल्यू कितनी पुट करोगे 1, यहाँ क्या आई, तो यहाँ से आपको एक फॉर्मूला मिल गया। अब मान लीजिए आप बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना चाहते तो आप इसको लर्न बाय हार्ट वाले बन जाइए, है ना। इसके ऊपर स्टार बना दीजिए, चांद सितारों से बढ़ मत रहना, इसको याद कर लो, उसका ठीक है। इसी के बाद जनरल केस ऑफ, अब बस सवाल है क्या करना, इनपुट कर देना, एन समझ लेना क्या है, एन समझ लो ना, इनपुट कर देना, अल्फा लगा देना, आई निकल आएगा। तो क्वेश्चन आएगा तो कैसा है, अल्फा आपको दिया जाएगा, एन आपको क्वेश्चन में नाम दिया जाएगा, वहां से ढूंढ लेना, आई निकाल लेना, आई निकला तो यहाँ पुट कर देना, इनका रेशियो निकला, इनका रिलेशन निकला, इनका रेशियो निकला, इनका रिलेशन निकला, फायदा समझ पा रहे हैं। 24 24 जनरल केस ऑफ क्या हो गया, देखो पीछे डिसोसिएशन, आप करने जा रहे हैं जनरल केस ऑफ एसोसिएशन। मान लीजिए एसोसिएशन का जनरल केस करेंगे, अच्छा इससे पहले एक और बात समझिए, इसमें एक दो बातें और बता देता हूं, फिर आते हैं एसोसिएशन जनरल केस पे। एक दो बात इसमें मान लो अल्फा की वैल्यू 1 पुट कर दें तब क्या होगा, ये भी सुनकर फिर आते हैं। देखिए अभी तक हम जो पढ़ा वो सब जनरल केस ऑफ, है ना, ये सब जो आपने पढ़ा वो जनरल केस ऑफ डिसोसिएशन हो गया। अब इसमें अगर मान लीजिए आप ज्यादा नहीं पढ़ना चाहते, मैं एक स्लाइड में पूरी बातें बता देता हूं, काम की इसमें कंक्लूड करते हैं पहले इसको। चलिए मान लीजिए आपसे कहते हैं इसको कंक्लूड करो पहले, फिर अगले पे जाओ। तो जनरल केस ऑफ डिसोसिएशन को कंक्लूड करोगे क्या क्या ले जाना हमारे दिमाग में, मान लीजिए पीछे वाली सब स्लाइड इतनी नहीं ले जा पा रहे हैं, ये सब छोड़ दो, पीछे वाली ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, सब छोड़ दो, सीधे यहाँ जाओ डायरेक्ट, जहां भी जाएगा डायरेक्ट जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए फॉर्मूला, i = 1 + अल्फा * 2n - 1 पहला। करिए ये सब कहां से आया, ये सब मत पूछो, ये सब पूछना टाइम निकल गया, अब सीधे डायरेक्ट कुछ अल्फा क्या भैया, कहेंगे अल्फा DOD, है ना, एक में से जितने मोल जाते हैं वो अल्फा दी, एक में से जितने मोल जाते हैं वो अल्फा। क्या अल्फा परिभाषा बताओ, पहले तो नाम बता दो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूरा नाम, विजय दिगाना चॉन्टेक, और फिर बता दो मतलब क्या है, तो अपनी नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड फ्रॉम वन मोल। ये लॉजिक है, एक मोल में से जितने मोल टूटते हैं वो अल्फा है। फिर ठीक है, ये हो गई बात, और क्या क्या लेके जाना है, फिर अल्फा यहां से ढूंढ लेना, एन आपको पता ही होगा, पुट कर देना, फिर अल्फा दिया ना जाए तो फिर उसका भी एक और पॉइंट ऐड करेंगे आप, अगर क्वेश्चन में अल्फा ही ना दिया जाए तो, इफ अल्फा इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, कोई डेटा नहीं दिया उसके रिलेटेड, देन वी विल अज्यूम इट इक्वल टू 1, इसकी जो मैक्स वैल्यू हो सकती है वो मान लेंगे। देखिए अल्फा की डेफिनेशन क्या है, एक मोल में से कितने मोल टूट रहे हैं, एक में से मैक्सिमम कितने टूट सकते हैं, एक में से 1 रुपया आपके पास है, 1 रुपए में कितने रुपए खर्च कर सकते हैं मैक्सिमम, एक ही खर्च रुपए उधार ले लूंगा मैं, वो नहीं चल रहा है ना। तो बताइए अल्फा की मैक्स वैल्यू क्या होगी, 1 वो लगा देंगे, जब क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया जाएगा तो प्रतिशत अल्फा को 100% मान के सॉल्व कर देंगे और निकल आएंगे। तो मान लीजिए आपने अल्फा को 1 मान लिया, अब तो कहेंगे देन आई विल बिकम इक्वल टू 1 + अल्फा इनटू n - 1 में अल्फा को यहां 1 डाल दो, जैसे आप अल्फा को 1 डालोगे तो 1 से देखो ये 1 हो गया तो खत्म हो गया, ये 1 से ये 1 कट जाएगा तो बचेगा i = n, चेक करो i की वैल्यू n के बराबर आ जाएगी, अदरवाइज यहां पे इसकी वैल्यू 1 डालो तो ये बन गया 1 + n - 1 1 कट गया, है ना। तो i की वैल्यू n के बराबर आ जाएगी, n क्या चीज है, n है मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड बाय वन एंटिटी। जैसे उदाहरण के तौर पर 25 नंबर पहले मान लो क्वेश्चन अल्फा दिया नहीं हो तो क्या मान लेंगे, अच्छा 1 दिया हो तो 1 ही मानेंगे, कुछ दिया हो तो जो दिया वो मानेंगे, क्या बोला कभी समझ गए, तीन वैरायटी बता दिया तो समझ लो, अल्फा कुछ ना दिया जाए तो 1 मान लेंगे, 1 दिया हो तो 1 मानेंगे, और अगर कुछ और दिया हो तो जो कुछ और दिया वो मानेंगे। क्या कहता है यार, कैसी बातें करता है। देखिए अल्फा की वैल्यू 1 मान ली हमने, आई की वैल्यू क्या n मान लेंगे, अल्फा की वैल्यू 1 मानेंगे तो आई की वैल्यू n लगा देंगे, अल्फा 1 मान लीजिएगा, क्वेश्चन में नहीं दिया और या फिर आपको दिया 1 तो 1 मान लीजिएगा, कुछ और दिया तो जो दिया मान लेंगे। तो अगर ऐसा है अल्फा 1 मान लीजिए और आई n है तो फिर NaCl के लिए जरा आई निकालो, CaCl2 के लिए निकालो, एल्युमिनियम सल्फेट के लिए निकालो, बताओ हो जाएगा, क्या करेंगे बताओ। आप ज्यादा नहीं पढ़ना चाहते तो आप एक दो फॉर्मूले ले जाएगा बस, है ना। एक फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया i = 1 + अल्फा * n - 1, एक फॉर्मूला ये ले जाओ, इससे आपको मान लीजिए भूल जाए तो रिकॉल हो जाएगा। और दूसरा एक अल्फा की वैल्यू पूछ सकता है, वो भी सुन लो, अल्फा = हो जाएगा i - 1/n - 1, ये भी आपको ऑप्शन देख सकते हैं। फिर यहां पे लौटाइए i को n के बराबर टिक कर दें, n क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस, तो Na1Cl1 बताइए कितने आयन प्रोड्यूस करेंगे, 1 + 1 जोड़ेंगे दोनों तो 2, यानी कि ये 1 ये 2, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आयंस प्रोड्यूस करेगा। यहां पे देखिए 2 है और ये 3 है, दोनों को जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जोड़ेंगे तो 5 आयंस प्रोड्यूस करेगा। जब आप n फैक्टर निकालते हैं तो n फैक्टर अलग कहानी है, कुछ इसका n फैक्टर बताती हूं, अब तीनों n फैक्टर बता, इसका n फैक्टर कितना है, इसका n फैक्टर 1 है, ये मल्टीप्लाई होता है, इसका n फैक्टर 2 है, ये मल्टीप्लाई होता है, इसका n फैक्टर 6 है, वो n फैक्टर है, ये n है, दोनों अलग कहानियां हैं, तो मिक्स मत कर दीजिएगा ना। चलिए आज के इतने रखते हैं, नेक्स्ट टर्न पे मिलेंगे, इसके आगे एसोसिएशन करेंगे। क्या लिखते हो, मेरे साथ जो ग्रुप स्टडी कर रहा था वो किसी और रात में क्लास रात में ना कर टाइम चेंज कर क्लास को, अच्छा और बताओ और क्या करते हैं, वो डिमांडिंग लोग नींद आ रही है मेरा, सो जाओ नमस्कार।